कर रहे हैं राजधानी की लखनऊ के साथ। आपको बता दें जहां बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी जितना पैसा कार्यालय बनाने में खर्च करती है, अगर हॉस्पिटल बनाने में इतना खर्चा करती तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जितना पैसा कार्यालय बनाने में खर्च करती है, हॉस्पिटल बनाने में नहीं लगाती है। हॉस्पिटल बनाने में अगर इतना पैसा खर्च किया जाता तो लोगों की जान शायद बच सकती थी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जितना पैसा अपने कार्यालय को बनाने में खर्च करती है, वो इतना पैसा हॉस्पिटल यानी अस्पताल बनाने में नहीं लगाती है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी अस्पताल बनाने में इतना पैसा लगाती तो शायद लोगों की जानों को बचाया जा सकता। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय देश के हर जिलों में खोल रही है। 400-500 कार्यालय करीब करीब खोल डाले हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया एक कार्यालय बनाने में। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता नहीं थी? इतने पैसे खर्च करके क्या हॉस्पिटल नहीं बना सकती थी? क्या हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? क्या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? ये तो जनता के लिए उसको करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। यहाँ स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी बनाती है, कैसे बिहार का चुनाव जीते, कैसे बंगाल का चुनाव जीते, कैसे हम महाराष्ट्र में सरकार बना लें। इसके तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी की वोट ना देने की सांसद ने अपील की है। मुस्लिम प्रत्याशी को दोगे वोट तो नहीं आऊंगा, संगम लाल गुप्ता का यह कहना है। सांसद संगम लाल गुप्ता ने लाखोपुर गांव में जनसभा के दौरान ये बात कही है। सांसद संगम लाल गुप्ता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बताते चले कि संगम लाल गुप्ता का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी को दोगे वोट तो मैं नहीं आऊंगा, ये कहना है संगम लाल गुप्ता का। सांसद संगम लाल गुप्ता ने लाखोपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है, और जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की और दूसरी बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए प्रत्याशी ब्लॉकों पर पहुंच रहे। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे। इसके तहत कलेक्टर परिसर, कलेक्टर गेट पर काफी भीड़ देखने को मिली है, और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। पुलिस की नजरों के सामने ही कोविड के नियमों का उल्लंघन किया गया। कलेक्टर परिसर के मुख्य गेट पर नहीं हो रहा सैनिटाइजेशन की कोई भी व्यवस्था। फतेहगढ़ कलेक्टर परिसर का ये पूरा मामला है। तो पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए कलेक्टर परिसर पहुंच रहे हैं, और काफी बड़ी तादाद में लोग दिखाई भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कोई भी प्रोटोकॉल का या कोरोना गाइडलाइन के नियम का पालन नहीं किया गया है। पुलिस की नजरों के सामने ही कोविड के नियमों का उल्लंघन किया गया है। कलेक्टर परिसर के मुख्य गेट पर सैनिटाइजर की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर का ये पूरा मामला है। खबर नोएडा से है, जहां कोरोना महामारी के चलते सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने के भी आदेश दे दिए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों पर अब 1000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है, और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना तय कर दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस उपायुक्त तो खुद अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब नोएडा के यूपी के अंदर संडे के दिन पूरा कर्फ्यू लगाया जाएगा, और कोविड के जो भी नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दिया, पहली बार उस व्यक्ति से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। अगर वही व्यक्ति दोबारा भी कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाया जाता है तो उस दौरान 10,000 तक का भी जुर्माना वसूला जाएगा।
और इसी कड़ी में नोएडा में खुद पुलिस उपायुक्त अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। नोएडा में अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और ये एक सामूहिक प्रयास रहा है शुरू से, जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया है, जागरूक किया है कि कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंस बनाए रखना। उसके साथ साथ अपने चेहरे को कवर करना मास्क से और बार बार जो है हाथों को धो के रखना। और आप सभी के सहयोग से, जन सहयोग से, जैसे पिछली बार हम लोगों ने कोरोना को नियंत्रित किया था, इस बार भी हम लोग और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हरिशंकर। हरिशंकर जी, संडे के दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है प्रदेश में, ऐसे में कोविड नियमों का कितना लोग पालन करते हुए दिख रहे हैं? हरिशंकर जी सुरभि जी, आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा संडे को पूरे यूपी में संडे के दिन लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही प्रशासन ने एक हिदायत भी और दी है कि इस संडे के लॉकडाउन के दिन कोई भी किसी बिना बेवजह बाहर ना निकले, अन्यथा उसके खिलाफ कोविड के अधिनियम के धारा पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए ये संडे के दिन लोगों को अनिवार्य किया गया है, मतलब छूट दी गई है। और देखा जाए तो चालान जो किया गया है अनिवार्य, जो बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वजन पकड़ा जाता है तो उसको 1000 रुपए का चालान है, प्लस अगर वो ही व्यक्ति दूसरी बार अगर बिना मास्क के आता है तो 10,000 रुपए का चालान है। ऐसा प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। जी, पुलिस उपायुक्त खुद मोर्चा संभाले हुए दिख रहे हैं और सड़कों पर उतर के वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो उनके अनाउंसमेंट करने के बाद लोग कितने हद तक कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आए आपको? जी, प्रशासन तो पूरी दुरुस्त तरीके से कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन के कल आला अधिकारी मार्केट में थे, नोएडा सेक्टर 18 के, जिस तरीके से वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, बताया जाए लोगों को जागरूक किया तो जा रहा है, पर लोगों में अभी तक इसकी सावधानी को लेकर के कोई एहतियात बरता नहीं जा रहा है। लोग फिर भी लापरवाह हैं। कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज की कमी देखी जा रही है, जहाँ तक प्रशासन अपनी कार्यवाही में काम लोगों से जागरूक करने की अपील की जा रही है, कर रही है। बिल्कुल शंकर जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोविड के नियमों का जो भी लोग अब कल से उल्लंघन करेंगे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान, तो 10,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन की आशंका में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। मजदूर रेलवे और बस के जरिए अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार भले ही लाख दावे कर रही है कि प्रवासी यात्रियों की स्क्रीनिंग और उनकी जांच की जा रही है, जिसके बाद इसी हकीकत को जानने के लिए लोकमंच न्यूज की टीम ने लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर सरकारी दावों की हकीकत कोसों दूर दिखी है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य कर्मी आराम फरमाते दिखे, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस के जवान भी मस्त दिखे हैं। और अगर लोगों की बात की जाए तो यात्री बिना रोक टोक रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर और अंदर आते जाते दिखे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। कोरोना को लेकर यूपी में बुरा हाल है। हर रोज मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत फैल हुई है। यहाँ तक कि बैकुंठ धाम के शमशान घाट पर लाशों की जलने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। वहाँ भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। आज लोकमंच न्यूज़ टीम ने चारबाग रेलवे स्टेशन का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक इसलिए किया कि सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां लॉकडाउन के कयासों को लेकर कालाबाजारी शुरू। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू की हो रही है कालाबाजारी। पिछले साल लगे लॉकडाउन में जमकर हुई थी कालाबाजारी, तो लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि पूरे देश में ही लॉकडाउन लगाया दिया जाए, जिसके तहत ही अब आगरा में लॉकडाउन के कयासों को लेकर कालाबाजारी देखने को मिल रही है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू की जमकर कालाबाजारी हो रही है। बताते चले कि पिछले साल लगे लॉकडाउन में भी जमकर आगरा के अंदर कालाबाजारी हुई थी।
साल लगे लॉकडाउन में भी जमकर कालाबाजारी आगरा में देखने को मिली थी और ठीक इस बार भी क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो अभी नाइट कर्फ्यू या कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है उसी को देखते हुए लोगों को उम्मीद भी है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है पूरा देश एक बार फिर से लॉकडाउन में आ जाए और इसी को देखते हुए आगरा में गुटखा पान मसाला की कालाबाजारी जमकर हो रही है। पिछले साल भी आगरा के अंदर ही ऐसे ही कालाबाजारी देखने को मिली थी और इस साल भी लॉकडाउन के प्रयासों के बीच जमकर कालाबाजारी आगरा में देखने को मिली है। पान मसाला तंबाकू कालाबाजारी आगरा में हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाए। हालांकि कई राज्यों में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू तकरीबन सभी राज्य जिले में लगाए गए हैं और इन्हीं सब कयासों के बीच कालाबाजारी आगरा में देखने को मिली। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ में आज हेलो बॉलीवुड ऐप की लॉन्चिंग हुई। इस ऐप के जरिए एक्टर और एक्ट्रेस अपनी कला का प्रदर्शन करके एक्टिंग में अपना करियर बना सकते हैं। इसमें एक्टिंग से जुड़ी हुई तमाम प्रतियोगिताएं भी होंगी जिसमें लाखों के प्राइज भी बांटे जाएंगे। हेलो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट एवं टीवी शो इवेंट्स के चेयरमैन और फाउंडर अश्मित त्रिवेदी ने बताया है कि इस ऐप के जरिए कलाकार सीधे हिंदी फिल्म्स, भोजपुरी फिल्म्स, टीवी सीरियल्स और टीवी शो इवेंट्स में एंट्री कर पाएंगे और वो एक OTT प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें इसी ऐप से चुने गए कलाकारों को एक्टिंग का भी मौका मिलेगा। ये ऐप उन कलाकारों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिनको उनकी प्रतिभा के अनुसार पहचान नहीं मिल पाती है। ऐसे में इस ऐप से जुड़कर युवा कलाकार अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को पैसे देने हैं। आप डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक्टिंग करके डाल सकते हैं। अगर आपकी एक्टिंग बेस्ट है तो हम आपको रिलीज़ करेंगे। और अभी हमारा ये हेलो बॉलीवुड आपका प्लेटफॉर्म है, दूसरा हमारा OTT आ रहा है। एक प्लेटफॉर्म से हम आपको फेमस करेंगे, दूसरे में बना के रिलीज़ कर देंगे। जैसे आपके टीवी सीरियल हैं, हिंदी है, भोजपुरी है, कई भाषाओं करीब 11 भाषाओं में लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और जिनको एक्टिंग करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपना हुनर दिखाएं और डायरेक्ट काम लीजिए। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निखिल जुड़ गए, हमारे संवाददाता। निखिल, एक बहुत ही अच्छा जरिया है क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे कलाकार भी हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनको एक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसके जरिए वो अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखा पाए। निखिल जी, मैं आपको बताते चलूं सुरुदि की एक हेलो ऐप लॉन्च हुई है जिसमें लोग कलाकार जो अपने को प्रथम में शामिल कर सकते हैं। इसमें इनाम की भी घोषणा रखी गई है। प्रथम चरण में इनको जो है 25 लाख तक और दूसरे चरण में 5 लाख तक का इनाम घोषित होगा। जो लोग बॉम्बे अपना सपना पूरा करने के लिए बॉम्बे जाते हैं, वहां पर उनका सपना नहीं पूरा होता है, उनको इस हेलो ऐप लॉन्च के जरिए अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल निखिल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हेलो ऐप के जरिए पूरे देश के ऐसे कलाकार जो अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं किसी भी वजह से या फिर उन्हें पहचान मिलनी चाहिए वो उस तरीके की पहचान नहीं हासिल कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो इस हेलो ऐप के जरिए अपनी पहचान बना सकते हैं और इस हेलो ऐप में 25 लाख तक का इनाम भी लोगों को दिया जाएगा। खबर देवरिया से है जहां एक युवक अपने दादा का अंतिम संस्कार कर घर ही लौटा था कि कुछ बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक युवक एक युवती से प्रेम प्रसंग का मामला था जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दरमियान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने कहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
तो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। मृतक नवयुवक थे। 2017 में एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लिया था। बाद में वह लड़की छोड़कर आ गई थी। उसके चलते गांव में कसीदगी थी। मृतक नवयुवक पक्ष के अपने घर में परिवार में गमी हो गई थी, जिसमें वह आया हुआ था और जिस दुकान में मृतक बैठा हुआ था वहां उसको गोली मार दी गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई, पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई की जा रही है। खबर बहराइच से है, जहां लूटकांड में हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें बहराइच के व्यापारी के दोस्त सुशील सोनी नाम के व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने व्यापारी के ऊपर गोली से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक समेत एक अपराधी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद रामनगर जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में रामनगर मालधन चौकी इंचार्ज जगबीर सिंह ने सरकार की जारी की गई गाइडलाइन के बारे में भी आमजन को जानकारी दी और साथ ही वाहनों के सभी कागजात और हेलमेट न होने पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही आपको बताते चले कि मालधन चौकी इंचार्ज ने जनता को बताया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। क्षेत्र की समस्त जनता को सरकार की नियमावली का पालन भी करना है। इस दौरान दुकानदारों से भी अनुरोध किया गया है कि दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क लगवाएं और जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम मौजूद हैं रामनगर विधानसभा के मालधन क्षेत्र में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना ने इस समय उत्तराखंड के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार को राज्य के हर ज़िले में नाइट कर्फ्यू लगाने पर मजबूर कर दिया और एक ऐसा ही आदेश आज राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इसी जानकारी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं जगबीर सिंह, मालधन चौकी इंचार्ज। आइए इनसे जानते हैं कि इस तरीके का कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आज आपके द्वारा जो एक प्रचार किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर करने का? जैसा कि अभी आपने बताया, अभी हमारे देश में कोरोना दूसरी बार जो है लहर बढ़ गई है। कोरोना पॉजिटिव करीब प्रतिदिन 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य सरकार की जो है कल एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें रात्रि 10:30 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो और मास्क के ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए आदेश हैं। तो लोगों को उसके संबंध में जागरूक करने के लिए आज हमने जो है एक माइक की मदद से बोलकर और जो है रिकॉर्डिंग भी हमने की थी सभी गाँव में मालधन क्षेत्र के जाकर, और जो हमारे भीड़ भाड़ वाला चौराहा है मालधन नंबर 2, उस क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाया गया, सचेत किया गया, उन्हें बताया गया भी किन किन चीज़ों में आपको छूट प्राप्त है और क्या आपको नहीं करना है, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। सर, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी है और अगर जो लोग इस के बाद कोरोना की नियमावली को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर आपके इस तरह से कैसी कार्रवाई की जाएगी? ये हमारा उद्देश्य है लोगों को सचेत करके जागरूक करना, ताकि वो अपना बचाव करें। और जब लोग नियमों को जो है जान जाएंगे तो बचाव करेंगे। जो उल्लंघन करेगा और प्रथम तो हम उनके ऊपर जो है चालानी कार्रवाई करेंगे, और कोई दोबारा करता है या जो है गंभीर अपराध करता है तो फिर उसके ऊपर महामारी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मालधन चौकी इंचार्ज, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना की नियमावली के जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर महामारी का जो अधिनियम सरकार की तरफ से जारी किया गया है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ लोकमंच के लिए असम साहिल की। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तराखंड के काशीपुर की, जहां काशीपुर में ऐतिहासिक चैत्री मेले को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पर आहूत बैठक में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए चैत्री मेला को स्थगित कर दिया है। बैठक में साफ कहा गया है कि मेले में प्रसाद की दुकान लगाने को लेकर कोई रोक नहीं है, लेकिन दुकान पर कोविड गाइडलाइन के हिसाब से लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
वहीं रात में नाइट कर्फ्यू के चलते कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। 25 प्रसाद की दुकानों को लेकर प्रशासन ने अनुमति दी है। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मंदिर परिसर में 200 लोगों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। मेले में प्रसाद की दुकानें मंदिर परिसर से दूर लगाने का भी निर्णय लिया गया ताकि मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा ना हो सके। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कल रात जो गाइडलाइंस आई हैं शासन से, उसके क्रम में यहाँ पर आज एक बैठक बुलाई गई जिसमें जनप्रतिनिधि, मंदिर के पंडा, हमारे निविदा में भाग जो लिया था उन ठेकेदारों ने, संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। इसके क्रम में यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाना जरूरी है और कोरोना को रोकना भी जरूरी है, चैती मंदिर में केवल दर्शन किए जाएंगे और प्रसाद की दुकानों को ही अनुमति नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो झूले, तमाशे या फिर रात्रि वाले मेला का सभी को स्थगित। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने के पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर चस्पा किए गए। पोस्टर कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की तरफ से लगाए गए हैं। एनएसयूआई की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि कोरोना के काल में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भोपाल को चिंताजनक हालात में छोड़कर लापता हुई। एनएसयूआई के मेडिकल विंग ने मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यालय के बाहर लापता सांसद के पोस्टर लगवाकर उन्हें ढूंढने वालों को इनाम देने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर सहित भोपाल के कई स्थानों पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लापता होने के पोस्टर लगे हुए हैं, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय भी है। खबर अशोकनगर से है, जहां विधायक ने बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीज को देखते हुए जिला अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बैठक करके अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित स्वास्थ्य लाभ दिलाए जाने और अस्पताल में बेड बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें कि विधायक जज्जी लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और जिले में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज से फोन पर बात करके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी लेते हुए पाए गए हैं। आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि विधायक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए हुए हैं और बेहतर काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं और साथ ही लोगों को संक्रमण को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने जिला प्रशासन के द्वारा एप्पल अस्पताल के मेडिकल पर की गई सील करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल संचालक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि एप्पल अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को महंगे दामों में बेचने की पुलिस को शिकायत मिली थी। मेडिकल संचालक जिला प्रशासन को इंजेक्शन से संबंधित कोई लेखा जोखा नहीं दे पाए थे, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल मेडिकल को सील करने के आदेश भी जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। औषधि निरीक्षक श्री योगेश गुप्ता जी ने एक लिखित आवेदन थाने पर पेश किया कि एप्पल अस्पताल भंवरकुआं मेन रोड पर जो मेडिकल दुकान है, उस मेडिकल दुकान वाले को 11 तारीख को शासन के द्वारा रेमडे इंजेक्शन दिए गए थे। वो इंजेक्शन को उन्होंने संग्रहित करके रखा था, दबी दी गई शासन के द्वारा। तो वहाँ से 28 इंजेक्शन प्राप्त हुए। थाने पर लिखित आवेदन के आधार पर 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।